जरा सोचिए, एक ऐसा विषय जो इंसानी भावनाओं और कहानियों से चलता था, अचानक रातों रात गणित और विज्ञान जैसा बन गया। ये हुआ कैसे? आज हम उसी शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसने अर्थशास्त्र का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? एक विषय जो इंसानी बर्ताव को समझने की कोशिश करता है, वो भला फिजिक्स जैसा एकदम सटीक कैसे हो सकता है? इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे सिर्फ एक नाम था, पॉल सैमुएल्सन। तो सैमुएल्सन ने जो किया, उसके असर को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब अर्थशास्त्र मैथ्स से ज्यादा आप कह सकते हैं फिलॉसफी जैसा था। ये जो बदलाव था ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। देखिए, पहले अर्थशास्त्री इंसानी जज्बातों की बात करते थे, नैतिक दलीलों की बात करते थे। लेकिन सैमुएल्सन ने आकर इसे एक ऐसी दुनिया बना दी जहां हर एक फैसला एक मैथ्स प्रॉब्लम था, एक पहेली जिसे सुलझाया जा सकता था। अब सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी जड़ें थी महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन में, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आप समझिए ढह गई। तो जो पुराने विचार थे, जो पुरानी थ्योरीज थी, वो सब फेल हो गईं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दुनिया को एक नए नजरिए की सख्त जरूरत थी, कुछ ऐसा जो ज्यादा साइंटिफिक लगे, ज्यादा भरोसेमंद लगे। और ठीक इसी मौके पर कहानी में एंट्री होती है पॉल सैमुएल्सन की, एक ऐसा जीनियस जो अर्थशास्त्र को एक बिल्कुल नई, मजबूत बुनियाद देने वाला था। सैमुएल्सन सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं थे, वो एक तरह से क्रांतिकारी थे। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र की जो नेचुरल लैंग्वेज है वो गणित है, मैथ्स है, और यही सोच उन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज तक ले गई। उनका मकसद पूंजीवाद को बदलना नहीं था, नहीं, उनका मकसद था उसे समझने के लिए एक सिस्टम बनाना, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क। वो चाहते थे कि अर्थशास्त्र को भी वही इज्जत, वही अथॉरिटी मिले जो फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी साइंस को मिलती है। उनकी 1947 में आई किताब ने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। आइडिया ये था कि हर कोई, चाहे वो एक आम ग्राहक हो या एक बड़ी कंपनी, अपने लिए सबसे बेहतर करने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आर्थिक व्यवहार को एक मैथ्स इक्वेशन में बदला जा सकता है। तो ठीक है, आइडिया तो कमाल का था, लेकिन सवाल ये है कि सैमुएल्सन ने ये किया कैसे? चलिए अब उन टूल्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस क्रांति को हकीकत में बदल दिया। उनका पहला टूल था रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी। इसका सीधा सा मतलब है, लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाओ, ये देखो कि वो असल में करते क्या हैं। यह आइडिया सच में क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने अर्थशास्त्र को अंदाजों की दुनिया से निकालकर ठोस, देखे जा सकने वाले डेटा की दुनिया में ला खड़ा किया। अब अर्थशास्त्री सिर्फ पूछ नहीं रहे थे, बल्कि देख रहे थे। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कॉफी और चाय का ऑप्शन रखा जाता है, और वो हर बार लगातार कॉफी चुनता है। तो अब ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि उसे क्या पसंद है। उसके एक्शन ने, उसकी चॉइस ने ये रिवील कर दिया, यानी प्रकट कर दिया, कॉफी उसकी प्रकट वरीयता है। और ये जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है ना, यही मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव बन गया। अब आते हैं उनके दूसरे बड़े योगदान पर। इसे कहते हैं नियो क्लासिकल सिंथेसिस। यहाँ सैमुएल्सन ने एक बहुत ही कमाल का काम किया। उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग, बल्कि कहिए कि उल्टी आर्थिक विचारधाराओं को मिला दिया। एक तरफ फ्री मार्केट और दूसरी तरफ सरकार का दखल। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहता क्या है? ये कहता है कि देखो, मार्केट को अपना काम करने दो, नई चीजें बनाने में, रिसोर्स बांटने में मार्केट बेस्ट है। लेकिन जब इकोनॉमी में कोई बड़ी गड़बड़ हो, कोई बड़ा संकट आए, तो सरकार को आगे आकर पॉलिसी बनानी चाहिए और हालात को संभालना चाहिए। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का आइडिया दशकों तक पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियों पर छाया रहा। इतने जबरदस्त मॉडल बनाने के बाद भी सैमुएल्सन खुद इनकी कमियों को अच्छी तरह समझते थे। उनकी ये मजेदार लाइन देखिए। वो मजाक में कहते थे कि वॉल स्ट्रीट ने पिछले 5 में से 9 मंदी की भविष्यवाणी की है। इससे पता चलता है कि वो जानते थे कि भविष्य का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल काम है, भले ही हमारे मॉडल कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं। तो सवाल ये है कि सैमुएल्सन के ये आइडियाज सिर्फ यूनिवर्सिटी की क्लास तक ही सीमित क्यों नहीं रहे? ये पूरी दुनिया की पॉलिसी कैसे बन गए? जवाब छिपा है एक किताब में, शायद आज तक की सबसे असरदार टेक्स्ट बुक। उनकी टेक्स्ट बुक, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी,
वो एक घटना थी। 40 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकीं, 41 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ। इस एक किताब ने पूरी दुनिया के होने वाले लीडर्स और इकोनॉमिस्ट की पूरी एक पीढ़ी की सोच को आप कह सकते हैं प्रोग्राम कर दिया। और सैमुअलसन इस किताब की ताकत को बखूबी समझते थे। उनकी ये लाइन सब कुछ कह देती है। वो जानते थे कि अगर आने वाली पीढ़ियों की सोच को बदला जा सके तो उसका असर देश के कानूनों से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और होता ये है कि जब कोई एक आइडिया आपकी पढ़ाई की बुनियाद बन जाए तो उसके अलावा कुछ और सोचना मुश्किल हो जाता है। सैमुअलसन की किताब ने सिर्फ ये नहीं बताया कि अर्थशास्त्र कैसे काम करता है, उसने ये तय कर दिया कि अर्थशास्त्र है क्या। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्रांति की विरासत की, जो काफी पेचीदा है। इसमें ताकत भी है, अथॉरिटी भी है और कुछ बड़ी कमियां भी हैं। ये जो मॉडल्स हैं, ये एक साफ सुथरी परफेक्ट दुनिया मानकर चलते हैं, जहां सब कुछ तर्क से होता है, बैलेंस में रहता है। लेकिन असल दुनिया, वो तो भावनाओं से, डर से, संकटों से भरी हुई है। और यहीं पर मॉडल और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है। और इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि ये मॉडल एक तरह की ढाल बन गए। अब कोई भी बड़ी पॉलिसी उसे एक राजनीतिक फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक तकनीकी जरूरत की तरह पेश किया जा सकता था। बहस खत्म, फैसले अब नैतिक नहीं बल्कि तकनीकी हो गए और सारी ताकत एक्सपर्ट्स के हाथ में चली गई। देखिए, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर, तब तक ये मॉडल काम करते रहे। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी खत्म होने लगी और मार्केट में बड़े बड़े बबल्स और क्रैश आने लगे, ये मॉडल फेल होने लगे। और फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उसने इन मॉडलों की कमजोरी को पूरी तरह से दुनिया के सामने ला दिया, क्योंकि ये मॉडल संकट को एक छोटी मोटी गड़बड़ी मानते थे, सिस्टम का हिस्सा नहीं। आखिर में सैमुअलसन की पूरी विरासत को हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं। मॉडल नक्शे हैं, असली इलाका नहीं। नक्शा हमें रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो उस जगह की पूरी सच्चाई, उसकी हर एक डिटेल कभी नहीं बता सकता। और यहीं पर हम आज इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब मॉडल और हकीकत एक दूसरे से मेल ना खाएं, तो हमें किसे बदलना चाहिए, अपने मॉडल्स को या हकीकत को? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दिल में बसा हुआ है।